देखो आज हम लोग करने वाले हैं AS4 और AS5 दोनों ही कंप्लीटली थियोरिटिकल एएस है, यानी जिसमें तुमको एक्सप्लेन करके आंसर लिखना पड़ता है, यानी तुमको बताना पड़ता है कि वो एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, या इस साल उसको दिखाना चाहिए बैलेंस शीट में कि नहीं दिखाना चाहिए। तो AS4 और AS5 ये दोनों ही ऐसा ऐसा एएस है जिसमें तुमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा अपने आंसर को व्यक्त करने के लिए। जैसे तुम AS28 करवाए थे, इंपेयरमेंट वाला करवाए थे ना, तो उसमें तुम लोग देखे थे कि उसमें पूरा कैलकुलेशन था, वैसे ये नहीं है। ठीक है, चलो करते हैं। तो इसका जो हैंड रिटन नोट्स है उसमें पहले आ जाओ। इसमें बोल रहा है कि कंटिजेंसी एंड इवेंट। देखो ये जो AS4 है जो तुमको अभी दिख रहा होगा, इसका नाम है कंटिजेंसीज एंड इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस डेट। अब मेरा बात सुनो अच्छे से, AS4 में क्या क्या कंसीडर होता है वो सुनो अच्छे से, ठीक है। मान लो कि 31 मार्च को हम लोगों का बैलेंस शीट फाइनल होता है, 31 मार्च 2025 मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक है। हम लोग का एक साल का जो बैलेंस शीट बनेगा वो फर्स्ट अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक बनेगा। एक साल का बैलेंस शीट 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक बनने के बाद जो है वो कम से कम एक महीना लगता है। सारा बुक्स जो है, जो हमारे सीए साहब, जो हमारे यहाँ का बीकॉम लेवल का आदमी जो है वो बुक्स बनाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद 2 महीना लगेगा, 1 महीना तो ये काम करने में लगेगा, फिर 2 महीना लगेगा किसी सीए का आपको बुलाएंगे, उसको बोलेंगे भाई बढ़िया से ऑडिट करके बताओ कितना टैक्स होगा मेरे यहाँ, कितना टैक्स निकलेगा वो तुम मुझे बताओ। तो सब कुछ बताने के बाद मान लो 3 महीना लग गया, और तब जाकर के हम लोग क्या करवाएंगे, मीटिंग करवाएंगे। और हम लोग मीटिंग करवाएंगे शेयर होल्डर लोगों को और बोलेंगे ये रहा हमारा बैलेंस शीट, अब आप लोग अप्रूवल दीजिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोलेंगे अब आप लोग इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव कर दीजिए, तो इसके हिसाब से ही सरकार को टैक्स भी दे देंगे और यही अपने वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे कि 2024-25 का हम लोग का डिटेल ये है। और आप लोगों को लग रहा है कि किसी चीज में ऑब्जेक्शन होना चाहिए तो वो बताइए, उसको देखते हैं कि क्या अगर कंसीडर करने का वाला मतलब कंसीडर करने वाला बात होगा तो बैलेंस शीट के अंदर में उसको कंसीडर करके बैलेंस शीट को चेंज कर देंगे। और अगर कंसीडर नहीं करने वाला बात होगा लेकिन बताने वाला बात होगा तो उसको डिस्क्लोज कर देंगे बैलेंस शीट के नीचे में। आप लोग बताइए डिस्कस करके। तो सभी लोग मीटिंग में डिस्कस करते हैं और फाइनल कर देते हैं। अब मेरा बात सुनो, AS4 में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ गए तो 4-5 दोनों तुम्हारे चंगुल में आ जाएगा। और यही 4-5 सीए फाइनल में कॉपी पेस्ट यही है, कुछ चेंजेस वेंजेस नहीं है, वहां इंस्टीट्यूट ने कुछ चेंज नहीं किया। ठीक है, देखो अब मान लो कि कुछ ऐसा लफड़ा है जो 31 मार्च तक, मान लो मेरा जो है वो तुम्हारे साथ झगड़ा चल रहा था, तुम मेरे कॉम्पिटिटर हो और तुम मेरे ऊपर केस कर दिए थे इस बात को लेकर के कि आप मेरा कॉपीराइट किए हैं, आपको 5 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, मेरा तुम्हारे बीच में झगड़ा चल रहा था और ये 30 अप्रैल को ये पता चल गया, बैलेंस शीट मान लो फाइनल होगा, मान लो फॉर एग्जांपल 31 अप्रैल में जून, मान लो कि 30 जून 2025 को बैलेंस शीट मेरा अप्रूव होगा। तो बैलेंस शीट अप्रूव होने के पहले ही मुझे ये पता चल गया कि हम इसके साथ केस हार गए, अब मुझे इसको 5 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। समझ गए? तो अब सब शेयर होल्डर बोलेगा आप तो इसके साथ केस हार गए हैं, और ये केस तो वो पिछले साल से रिलेटेड आपके किसी मिसबिहेव की वजह से की थी। समझ में आ रहा है? तो उसको पिछले साल का बैलेंस शीट में आप दिखाइए। तो हम बोलेंगे भाई 31 मार्च तक तो हम इससे हारे ही नहीं थे, हम तो उसका 1 महीना बाद इससे हारे हैं, 30 जून को मान लो हारे हैं, क्या बोलते हैं, मान लो हम इससे हारे हैं 15 अप्रैल को, और 31 मार्च 2025 तक ही मेरा वो बैलेंस शीट है, और उसके पहले 1 अप्रैल 2024 से है। तो 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक का वो बैलेंस शीट है, पीएल है, ट्रेडिंग है। लेकिन उसी साल मेरे ऊपर कोई केस हुआ था, कुछ लफड़ा हुआ था, जिसका रिजल्ट आया बैलेंस शीट अप्रूव होने के पहले और 31 मार्च के बाद। यानी इसको बोलते हैं, अच्छे से सुनो, 31 मार्च को बोलते हैं रिपोर्टिंग डेट। 31 मार्च को बोलते हैं रिपोर्टिंग डेट, यानी जिस दिन आपका बैलेंस शीट का लास्ट डेट है, यानी 31 मार्च 2025, उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग डेट। अच्छे से याद रखना, रिपोर्टिंग डेट उसी को बोलते हैं। तो रिपोर्टिंग डेट के बाद और बैलेंस शीट अप्रूवल के पहले ये प्रूव हो गया कि हम हार रहे हैं या जीत रहे हैं, हम हार रहे हैं। ठीक है, तो अब शेयर होल्डर लोग मुझे बोलेगा ये तो पिछले साल का आपके किसी गलती की वजह से है, उसको बैलेंस शीट में दिखाइए, आपको तो उसको पैसा देना पड़ गया, तो आप ये दिखाइए कि पिछले साल का ही फंड में से आपके पास से आउटफ्लो हुआ इस केस की वजह से। अब हम बोलेंगे भाई तो बैलेंस शीट तो बन गया है, हम तो इसके साथ मानो कि इसके साथ केस में हम हारे हैं 30 अप्रैल को हारे हैं, मेरा बैलेंस शीट तो मान लो उससे 2-4 दिन पहले ही पिछला साल का कंप्लीट हो गया था। तो हम बैलेंस शीट में कब कब दिखाएंगे? अगर मुझे दिखाना पड़ जाएगा तो उसके लिए 2 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। पहला कंडीशन, 31 मार्च जो जिसको रिपोर्टिंग डेट बोलते हैं बाबू लोग, उस दिन उसका कंटिजेंसी होना चाहिए। समझ में आया? कंटिजेंसी होना चाहिए का मतलब है लोगों को पता रहना चाहिए कि ऐसा भी हुआ है इनके साथ, और वो बैलेंस शीट अप्रूवल के पहले कंफर्म हो जाना चाहिए। समझ में आया? मान लो कि तुम जो है वो स्नेहा को 5 लाख रुपया सामान बेची, और इसके गोडाउन में फॉर एग्जांपल तुम्हारे गोडाउन में 28 फरवरी 2025 को आग लग गया, तो ये जान गई कि इसका तो सब सामान जल गई, तो पैसा कहां से देगी मेरा, जो मेरे से उधारी में सामान लेके गई थी क्रेडिट पे, ये तो पैसा नहीं दे सकती है। तुम कुछ बोली नहीं, तुम ये बोली 28 अप्रैल को आकर के कि हम नहीं दे पाएंगे। समझ में आया? तो क्या
31 मार्च जो बीच में पड़ता है, उस दिन इस बात का कंटिजेंसी था कि तुम नहीं दे पाओगे पैसा, हाँ या ना? था ना? बोलो ना हाँ था, क्योंकि तुमको 31 मार्च 2025 के पहले ही पता चल गया कि उसके गोडाउन में आग लग गया है, वो नहीं दे पाएगी, और ये कंफर्म हो गया 28 अप्रैल को, और उसके बाद बैलेंस शीट अप्रूव हुआ। एक बार बैलेंस शीट अप्रूव हो गया, उसके बाद कुछ कंफर्म हुआ तो नहीं कंसीडर करेंगे। भले ही कंटिजेंसी, इसके गोडाउन में आग लगा मान लो 28 फरवरी को, और ये आके तुमको बोली हम नहीं दे पाएंगे बैलेंस शीट अप्रूव होने के बाद, मान लो 30 जून को बैलेंस शीट अप्रूव होगा, ठीक है, तो ये बोली तुमको 1 जुलाई को आकर के कि हम नहीं दे पाएंगे, तो बैलेंस शीट तो अप्रूव हो गया। समझ में आया? बैलेंस शीट अप्रूव होने के पहले बाबू लोग, और रिपोर्टिंग डेट जो 31 मार्च है, उस दिन इस बात का कंटिजेंसी होना चाहिए। समझ गए? तुम अपना ड्रॉयर में ढूंढ रही हो तो तुमको एक तो चेक नहीं मिल रहा है, तुमको फलाने आदमी एक पैसा दिया है, तुमको चेक नहीं मिल रहा, तुम ड्रॉयर में ढूंढ रही हो, और तुम ये ढूंढ रही हो पूरा फरवरी तुम ढूंढी, मार्च ढूंढी, तुमको नहीं मिला। 5 लाख रुपए का एक चेक तुमको गुप्ता जी दिए थे कि लीजिए मेरा पेमेंट आपका क्लियर कर दीजिए, मेरे को 0 कर दीजिए। तुम ढूंढ रहे हो, तुमको नहीं मिला, ठीक है, और वो बीआरआर चेक था, और तुमको 5 अप्रैल को यह पता चला कि तुम्हारे यहाँ के एक एम्प्लॉय है जो चुरा लिया उसको, तो क्या 31 मार्च को इस बात का कंटिजेंसी था? तुमको पता था कि तुम्हारा कुछ खोया है? अरे हाँ बोलो ना, पता था, ठीक है। तो जो बात तुम लोगों को पता था और उसको बैलेंस शीट में तुमको दिखाना पड़ेगा, उसका 2 कंडीशन होना चाहिए। 31 मार्च जिसको रिपोर्टिंग डेट बोलते हैं, उस दिन उसका लक्षण लगना चाहिए, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एग्जिस्टिंग कंटिजेंसी, यानी कंटिजेंसी दिखना चाहिए। और दूसरा कंडीशन, वो बैलेंस शीट अप्रूव होने के पहले ही कंफर्म हो जाना चाहिए, पता चल जाना चाहिए किसने ऐसा किया। ये 2 कंडीशन अगर फुलफिल हो गया और तुम ये 2 कंडीशन को बुक में लिख दिए एग्जाम के आंसर में, वहीं से एग्जामिनर खुश हो जाएगा, वहीं से पॉजिटिव आ जाएगा उसके दिमाग में तुम्हारे आंसर को लेकर के कि ये आगे सही ही बोली होगी। समझ में आया? अब मान लो कि कोई एक बहुत ही हार्ड रास्ता है और उसमें वो 100 किलोमीटर का रास्ता है, उसका 90 किलोमीटर जो तक जो है वो बहुत आसान है, और आगे का 10 किलोमीटर कैसे जाएंगे वही बहुत टफ है, और तुमको वही सबसे पहले तुम बताने लगी लोगों को, तो लोगों को तो पता ही होगा ना कि जो बाकी हो तो ये बता ही देगी। समझ में आया? वैसे ही है ये 2 पॉइंट। अब दूसरा एग्जाम्पल समझो, मान लो बाबू कि 15 अप्रैल को अचानक से अर्थक्वेक आ गया, तुम्हारा धंधा में बहुत सारा लॉस हो गया। समझ गए? या बहुत सारा पिछले साल का स्टॉक तुम्हारे पास पड़ा हुआ था, जो 1 अप्रैल को तुम्हारे यहां जो है बहुत ज्यादा बाढ़ आ गया, या 5 अप्रैल को बाढ़ आ गया, और वो पिछले साल का जो स्टॉक तुम बैलेंस शीट में दिखाई हो वो अभी बह गया बाढ़ में। तो तुम इसको, जिसको हम लोग दिखा सकते हैं उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एडजस्टिंग इवेंट, और जिसको हम लोग नहीं दिखा सकते उसको बोलते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट। जो अभी तक एग्जांपल दे रहे थे वो था एडजस्टिंग इवेंट। अब कुछ ऐसा जो तुमको अचानक पता चला और 31 मार्च को उसका कोई कंटिजेंसी नहीं था, तुमको पता रहता कि बाढ़ आएगा 31 मार्च को, तो तुम उसका सामान वहां से उठाकर दूसरा जगह नहीं रखवा लेते। अर्थक्वेक, मान लो किसी का गोडाउन में आग लग गया, फायर आ गया, ठीक है, अब उसके गोडाउन में फायर आया 28 अप्रैल को, तो वो तो इसको नॉन एडजस्टिंग इवेंट ही मानेगा ना। कैसे? उसको पता रहेगा आग लगेगा तो सामान ही तो हटा लेगा। समझ में आया? तो इस तरह का एग्जांपल तुमको एग्जाम में देगा। अब हम तुमको जो बताएंगे वो तुमको बहुत ही सिंपल लगेगा। तुमको बोल रहा है कि कंटिजेंसीज आर कंडीशंस और सिचुएशंस व्हिच विल रिजल्ट अ लॉस। कंटिजेंसीज का मतलब होता है कि एक ऐसा कंडीशन या ऐसा सिचुएशन जिसकी वजह से तुम्हारा फायदा या नुकसान फ्यूचर में हो सकता है, दैट इज कॉल्ड कंटिजेंसी। ठीक है, तो 31 मार्च को जो हम तुमको बोले ना कंटिजेंसी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, इसका मतलब तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा फ्यूचर में फायदा या नुकसान कुछ होने वाला है, तुम ही केस कर दियो किसी पर और तुम्हारा ही इनकम होने वाला है, तो तुम्हारा फ्यूचर में गेन होने वाला है, और तुम्हारे ऊपर कोई केस कर दिया तो लॉस होने वाला है। आगे बोल रहा है विच आर नॉट येट सर्टेन, जो कि देखो हम तुमको बोल रहे हैं 31 मार्च को कंटिजेंसी है कि नहीं, इसका मतलब है कि तुमको लग रहा है फ्यूचर में लॉस या गेन होने वाला है, लेकिन आज के डेट में वो सर्टेन नहीं है। इसीलिए, नहीं तो आज सर्टेन रहेगा तो तुम कंसीडर नहीं कर लोगे, बुक में दिखा नहीं दोगे, दिखा दोगे ना। तुम सर्टेन नहीं हो मगर तुमको लक्षण लग रहा है उसका। ठीक है, और आगे बोल रहे हैं ऑन अनसर्टेन इवेंट और एक्सटर्नल फैक्टर। ये किसी अनसर्टेन इवेंट या एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो कि तुम्हारा किसी के साथ डिस्प्यूट चल रहा है और तुमको लग रहा है तुमको किसी एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड रहना पड़ रहा है। ऐसे ही इंडिया का लॉ जो है वो इतना पेंडिंग चलाता है, तो तुमको लगा ना कि अगर हियरिंग लेट हुआ तो 31 मार्च बैलेंस शीट अप्रूवल के बाद हम हारेंगे। ठीक है, तुम कंसिडर नहीं किए तो किसी और पे डिपेंड हो ना तुम। आगे बढ़ते हैं। कंटिजेंट लॉस का मतलब होता है, देखो कंटिजेंट लॉस जो है बाबू लोग 3 तरह का होता है। एक होता है तुम्हारा रिमोट लॉस। रिमोट लॉस का मतलब हुआ जो लॉस 5% से भी कम होता है या 5% तक होता है, तो उसको बताने का जरूरत नहीं है। ठीक है, मान लो कि तुम 5000 केजी कहीं से चीनी मंगवा रही हो, तुम उसका 5% तुम्हारा इधर उधर गिर गया, 100 ग्राम में 5 ग्राम गिर गया, तो तुमको उतना टेंशन नहीं होगा। ठीक है, अब बोल रहा है इफ चांसेस ऑफ लॉस ऑन डेटर आर हाई, अगर लॉस का चांसेस हाई रहेगा यानी मोर देन 50% रहेगा तो उसको कंसीडर करना है, और अदर लॉस जो है वो 5% से 50% के बीच में है, जिसके लिए तुमको कंटिजेंसी कहना पड़ेगा। अब मेरा बात सुनो, मेरी तरफ देखो, मान लो कि लॉस जो है वो 50% से ज्यादा है तो उसके लिए हम लोग प्रोविजन बनाते हैं, 5% और 50% के बीच है तो उसके लिए हम लोग कंटिजेंसी बनाते हैं, और 5% से कम है बोलते हैं जाओ कुछ नहीं करेंगे। समझ में आ गया? याद हुआ? ये हम लोग तो कल भी करवाए थे ना AS29 में, इस लड़के को याद है, बच के रहो, इससे ज्यादा नंबर ला सकती है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, इवेंट ऑकरिंग आफ्टर डेट। ठीक है, बोल रहा है, अच्छे से सुनो, अब आ गया वही चीज। ठीक है,
इवेंट ऑकरिंग आफ्टर डेट, बोल रहा है दीज आर द सिग्निफिकेंट इवेंट विच ऑकर आफ्टर बैलेंस शीट डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो अब हम तुमको बताते हैं बाबू लोग कि देखो जैसे प्रपोज डिविडेंड है, नाउ इट इज नॉन एडजस्टिंग इवेंट। देखो मेरा बात सुनो, प्रपोज डिविडेंड जो है ना, पहले बड़ा बड़ा कंपनी बहुत बड़ा बड़ा वादा कर देता था कि हम इतना डिविडेंड देंगे, तो उसके ये वादा कर देंगे का मतलब है वो दे नहीं रहा है, वो प्रपोज कर रहा है, ठीक है। तो उसके ऐसा बोल देने से उसका मार्केट में शेयर प्राइस बहुत हाई हो जाता था। गवर्नमेंट बोला ना आप बड़ा बड़ा वादा करना बंद करिए, आप जब कंफर्म हो जाएंगे देंगे तो आप सीधा दे दीजिएगा, आप पहले से मत बोलिएगा कि हम देंगे, तो वो तो बंद हो चुका है। अब हम तुम लोग को बताते हैं एडजस्टिंग इवेंट और नॉन एडजस्टिंग इवेंट का क्या मतलब होता है, जो हम तुम लोगों को अभी समझाए हैं हिंदी में, उसी का यहां पर मतलब है कि अगर किसी का कंटिजेंसी जो है वो एग्जिस्ट करता है ऑन बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट डेट को ही बोलते हैं बाबू लोग मतलब रिपोर्टिंग डेट, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं एडजस्टिंग इवेंट, और वो कंफर्म हो जाता है बैलेंस शीट अप्रूवल के पहले। समझ गए, याद हो गया आगे। और नॉन एडजस्टिंग इवेंट का मतलब है कि या तो उसका कंटिजेंसी एग्जिस्ट नहीं करता है बैलेंस शीट डेट के दिन, और या नहीं तो कंटिजेंसी तो मतलब एग्जिस्ट करता है लेकिन बैलेंस शीट अप्रूवल के पहले कंफर्म नहीं हो पाया वो। समझ गए, बहुत अच्छा चीज बता रहे हो तुम, जो डेली टाइम पे तुम लोग आते हो और थोड़ा 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 कर रहे हो, ये एक घड़ा भर रहा है जो तुमको बहुत बड़ा आदमी बनाएगा एक दिन। तुमको डेली ये फील नहीं होगा कि तुम क्या पढ़ रहे हो, थोड़ा बहुत अरे ठीक है चले गए, लेकिन ये डेली का कंट्रीब्यूशन तुमको एक दिन इतना बड़ा आदमी बना देगा, जिस दिन रिजल्ट निकलेगा तुम्हारा पूरा करियर बदल जाएगा, दुनिया बदल जाएगा, ये समझ लो। पूरा उस दिन के बाद से तुम बदल गए, ऐसा होने लगेगा। अच्छा जगह आर्टिकलशिप मिल जाएगा, सब कुछ। तो एक एक दिन जो कंट्रीब्यूशन है जो एक्सप्लेन कर रहे हो उसको दिमाग में जगह देते जाओ, ये एक ना एक दिन तुमको काम आएगा, एग्जाम हॉल के अंदर, फिर फाइनल में काम आएगा, फिर जहाँ क्लाइंट के पास जाओगे वहाँ उसका बुक्स चेक करोगे तो उसमें वो गलती किया है कि नहीं, वहाँ चेक करने में काम आएगा, उसकी वजह से पैसा आएगा, उसकी वजह से तुम्हारा घर चलेगा, तुम बड़ा सीए बनोगे। यही है, तो डेली का कंट्रीब्यूशन को दिमाग में रखते जाओ, ठीक है। तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि इवेंट अफेक्ट्स द गोइंग कंसर्न। देखो अब देखो अगर कोई ऐसा ये है जिसको नॉन एडजस्टिंग इवेंट तुम बोल दिए हो, मान लो कि शेयर होल्डर का डिसीजन में तुमको ये बताया गया कि भैया ये बैलेंस शीट डेट के दिन तो एग्जिस्ट करता था, बैलेंस शीट अप्रूवल के पहले कंफर्म नहीं हो पाया, ठीक है, तो वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो गया। या बैलेंस शीट डेट के बाद ही वो एग्जिस्ट हो गया, मान लो अर्थक्वेक आया अचानक से 28 फरवरी को, तुम्हारे गोडाउन का बहुत सारा सामान बह गया, तुम्हारा बहुत बड़ा लॉस हो गया। तो अगर वो बहुत बड़ा लॉस है, ठीक है, तो आप उसको डायरेक्टर्स रिपोर्ट में बता दीजिए। अगर वो गोइंग कंसर्न को अफेक्ट कर रहा है, तो गोइंग कंसर्न को अफेक्ट कर रहा है का मतलब है कि तुम्हारा इतना बड़ा लॉस हो गया कि तुम्हारा धंधा चलना बंद भी हो सकता है। दैट इज कॉल्ड अफेक्टिंग गोइंग कंसर्न। गोइंग का मतलब है चलना, ठीक है, जाना, और कंसर्न का मतलब बिजनेस, तो मतलब कंसर्न का मतलब है लफड़ा, तुम्हारा चलने में लफड़ा हो सकता है। समझ गया, यानी तुम्हारा बिजनेस के आगे बढ़ने में अगर तुमको लग रहा है कि इतना बड़ा लॉस हो गया है बैलेंस शीट के दिन, बैलेंस शीट डेट के दिन भले ही उसका कंटिजेंसी नहीं था, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा लॉस हो गया बैलेंस शीट अप्रूव होने के पहले जो मुझे लोगों को बता देना चाहिए, तो तुम्हारे लिए अगर बहुत बड़ा लॉस है तो तुम डायरेक्टर रिपोर्ट में बताओ, और छोटू मोटू सा लॉस है लेकिन तुमको लग रहा है कि बता देना चाहिए, तो तुम उसको डिस्क्लोज कर दो, ठीक है। डिस्क्लोजर और डायरेक्टर्स रिपोर्ट में फर्क होता है। अब आ जाओ केस वन में। केस वन का मतलब है यहां पर बोल रहे ये वही है जो तुम लोग को बताए थे कि बैलेंस शीट अप्रूवल के पहले तुमको पता चल गया, फायर ऑकर किया है, फायर ऑकर किया, बोलो एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग है। आग लगा है तुम्हारा, मान लो तुम्हारे गोडाउन में 28 फरवरी को 28 अप्रैल को, वेरी गुड, क्योंकि हमको पता रहेगा आग लगेगा तो हम पहले से नहीं फायर वाले को बुला लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 2। अब यहां पर बोल रहा है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तुमको लग रहा है कि भैया ये फलाना आदमी पैसा लेके मेरा भाग सकता है, तो अगर 31 मार्च को तुम्हारा कंटिजेंसी एग्जिस्ट कर रहा है 31 मार्च को कि वो नहीं भी दे सकता, तब उसको एडजस्टिंग बोल दो, और उसके बाद तुमको पता चला तो नॉन एडजस्टिंग बोल दो, ठीक है। केस 3, लॉस बाय थेफ्ट। तुमको पता है कि तुम्हारी दुकान से कोई कुछ चुरा लिया है, 31 मार्च को तुमको इस बात का आभास हो चुका है, तुमको फील हो चुका है कि कुछ चुराया है, तो एडजस्टिंग। और लेकिन बैलेंस शीट कंफर्म होने के बाद, बैलेंस शीट अप्रूव होने से पहले वो कंफर्म हो जाना चाहिए कि फलाने ने फलाना चीज लिया था, ठीक है। और नहीं पता था और बैलेंस शीट डेट के बाद पता चला और वो कंफर्म भी बैलेंस शीट अप्रूवल के पहले हो गया, तो बोलो नॉन एडजस्टिंग। वेरी गुड, क्या बात है। आगे बढ़ते हैं, चेक कलेक्टेड फ्रॉम डेटर। अब देखो मान लो कोई तुम्हारे डेटर जो तुम्हारे सीए साहब तुम्हारे कोई डेटर है, जो अच्छे से सुनो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस पर क्वेश्चन है जो कि हम तुम लोग को करवाएंगे नहीं, बस ऐसे ऊपर ऊपर से आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि यहाँ अच्छे से बता दे रहे हैं। मान लो कि बैलेंस शीट डेट के बाद तुम्हारा कोई डेटर आया और तुमको बोला भैया ये लीजिए चेक लीजिए, ठीक है, हम अपना ड्यू अमाउंट के लिए चेक देना चाह रहे हैं, तो तुम उसको नॉन एडजस्टिंग इवेंट बोलोगे। लेकिन 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 बैलेंस शीट डेट के पहले अच्छे से सुनो, तुम्हारा एक दुकान है, मोबाइल का दुकान है, हम 1 लाख रुपए का तुम्हारे दुकान से क्रेडिट पे मोबाइल लिए थे, मेरे पास पैसा आ गया, मान लो 20 फरवरी को पैसा आ गया, हम तुम्हारे दुकान पे गए और हम बोले कहाँ है पूनम जी, तो तुम्हारे वर्कर लोग बोले वो नहीं है, तो हम एक तो चेक बनाए और उस चेक में तुम्हारे कंपनी के नाम से चेक काट दिए, ठीक है, बोले 22-20 फरवरी है, पूनम को पे कर देना, और हम चेक काट के दे दिए। अब तुम्हारा जो वर्कर लोग हैं वो केयरलेस है, मान लो इधर उधर कहीं फेंक दिया, और तुमको पता चला 5 अप्रैल को कि हम तो दिए थे पैसा, और तुम मुझे बैलेंस शीट में एज अ डेटर दिखा दिए हो 1 लाख रुपए से, हम तो देंगे नहीं तुमको पैसा। फिर तो ऑडिटर लोग आएगा मेरे पास कंफर्मेशन भेजेगा, तो हम बोलेंगे हम तो नहीं देंगे, हम तो दे दिए हैं। तो अगर बैलेंस शीट डेट के पहले तुमको दे दिया गया है
और मालिक को इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट डेट के बाद मिला है, लेकिन उस चेक पर डेट बैलेंस शीट डेट के पहले का लिखा हुआ है और मिल भी गया उसको पहले भले, तो ये नहीं मानेंगे कि 31 मार्च को कंटिजेंसी था ही नहीं, मुझे पता ही नहीं था। आपसे मिस हो सकता है, कहीं दब गया होगा इधर उधर चेक, तो ऐसे भी पतला पेपर होता है, तो उसको एडजस्टिंग इवेंट मानेंगे। इसी आंसर को बहुत लोग मोल्ड करके करते हैं कि नहीं हम इसको नॉन एडजस्टिंग बोलेंगे, हम डिस्क्लोजर देंगे कि वो शहर से बाहर था, ये था वो, ये सब बकवास है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। सूट फाइल का मतलब है तुम्हारे ऊपर कोई केस चल रहा था 31 मार्च को, तुमको लग रहा है तो ठीक है भैया, नहीं लग रहा है तो नहीं है। तो अगर लग रहा है कि 31 मार्च को कि केस कर दिया है फलाने ने, और बैलेंस शीट अप्रूव होने के पहले वो तुम हार भी गए हो, ठीक है, अप्रूव हो भी गया कि हाँ तुम्हारा हार या जीत ये कंफर्म हो चुका है, तो एडजस्टिंग बोलेंगे, अदरवाइज नॉन एडजस्टिंग इवेंट। ठीक है, पूरा नाम एडजस्टिंग इवेंट, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। ठीक है, तो ये तो हम बता ही दिए, आगे बढ़ते हैं। अमलगमेशन और एक्विजिशन ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कि मान लो कि हम तुम्हारे धंधा को खरीदना चाह रहे हैं, हम तुम्हारे बिजनेस को खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम तुमको तुम्हारे पास इस बात का प्रपोजल रख दिए कि 1 मार्च को तुम्हारे पास ये प्रपोजल रखे कि तुम्हारे बिजनेस को हम खरीदना चाह रहे हैं। तुम बोले बहुत कागजी कार्रवाई होगा सर जी, आप वो पेपर लेके बनाइए, वो बनाइए, लॉयर का परमिशन लीजिए, म्युनिसिपैलिटी का परमिशन लीजिए, 1.5 महीना लगेगा ये काम करने में। तो 15 अप्रैल को सच में हम तुम्हारे बिजनेस को खरीद लिए, लेकिन हम तुम्हारे से बात करना और एक छोटू मोटू सा म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन बहुत पहले ही कर लिए थे। तो अगर 31 मार्च को ये इस बात का पता है कि इसके पहले कोई अग्रीमेंट साइन हो चुका है तुम्हारा मेरे साथ खरीदने का, तो हम बोल देंगे एडजस्टिंग इवेंट, और कोई अग्रीमेंट साइन नहीं हुआ, ऐसे ही हवाबाजी कर रहे हैं, तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट। ठीक है, उम्मीद करते हैं अग्रीमेंट वर्ड तुम लोग आंसर में लिखोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और केस इवेंट, ठीक है छोड़ो। हाँ, अमल कमीशन तो हम बता दिए ना तुम लोगों को। सेल ऑफ एसेट्स, मान लो कि हम तुम्हारे साथ कोई वादा कर लिए तुमको कि हम ये सामान तुम ही को बेचेंगे, तुम बोले हाँ मेरे को ही बेचिएगा, आप मेरे लिए सामान बना रहे हैं, हम बोले हाँ तुम ही को बेचेंगे, ठीक है, और एक छोटू मोटू सा अग्रीमेंट हो गया। बिना अग्रीमेंट का नहीं चलेगा। हम तुम्हारे साथ मान लो जनवरी में अग्रीमेंट किए कि ये सामान जब बनकर तैयार होगा तो तुम ही को बेचेंगे, और अप्रैल में सच में तुमको बेच दिए, तो तुम 31 मार्च को ये बोल सकती हो कि इनके पास जो ये सामान है ये मेरा ही सामान है। समझ गए? कहने का मतलब है कि एडजस्टिंग इवेंट तभी बोलेंगे जब बैलेंस शीट डेट के पहले उसका अग्रीमेंट या बैलेंस शीट डेट तक अग्रीमेंट बन गया है कि हम ही खरीदेंगे। ठीक है, तो ये एडजस्टिंग, अदरवाइज नॉन एडजस्टिंग इवेंट। ठीक है, अरे हो गया ना, चलो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, जी हाँ जी हाँ, तो अभी चलिए ना, अभी करते हैं ना, यही दो चीजें खत्म हो जाएगा उसके बाद ये। चलो अब आ जाओ बच्चा लोग, इसका इलस्ट्रेशन में आओ। पहला वाला बोल रहा है कैश चुरा लिया मेरा, अच्छे से देखो इलस्ट्रेशन नंबर 1 बोल रहा है मेरा 5 लाख रुपए का कैश चुरा लिया जनवरी 2001 में और डिटेक्ट हुआ वो मई में। बताओ एडजस्टिंग होगा कि नॉन एडजस्टिंग होगा, वो मुझे बताओ बताओ बताओ। हाँ, क्योंकि मुझे उसका शक था मार्च के पहले ही कि वो चुरा लिया है। तुमको चोरी का बड़ा आइडिया है, बोलो तो। अरे मजाक कर रहे हैं। दूसरा अर्थक्वेक, अर्थक्वेक बोलो बोलो। वेरी गुड, इसका आंसर सीधा लास्ट में जाकर पढ़ो, नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ये वो उसका ज्ञानबाजी तुम लोग पढ़े ना आप लोग, ठीक है, तुम लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो, इतना तो उम्मीद कर ही रहे कि इंग्लिश पढ़ के समझ जाओगे। ठीक है, भोजपुरी मीडियम से नहीं पढ़े हो ना। चलो इसका फाइनल आंसर कहाँ है, कोई एक वर्ड पकड़ो तो जो ये लोग बता रहे हैं। अच्छा बोल रहे अर्थक्वेक से बहुत बड़ा लॉस है तो उसको डिस्क्लोज कर दीजिए। एक जगह डिस्क्लोजर वर्ड यूज किया है, देखना, मतलब जो पेज है 7.7 के सबसे नीचे में राइट में, ठीक है, डिस्क्लोजर, और ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, पढ़ लेना, आपको लगेगा कि भैया ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, इसको तो कंसीडर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नॉट अप्रोप्रिएट है, ओके, नॉट रिलेटेड टू द कंडीशन, सब जगह नॉट नॉट बोला है। चलो 3 नंबर में आते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, बीच में आपको कोई एक वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, थोड़ा सुन लेना। आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे होगे सी इंटरमीडिएट का, आपको उस अटेम्प्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस अटेम्प्ट के 3 मंथ बिफोर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे दिख जाएगा। हम लोग सीएस, सीएस, सीएमए, फाउंडेशन, इंटर फाइनल सभी का गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें एग्जाम में 80% मैच कर जाता है, इसका पूरा गारंटी रहता है 80% के मैच होने का। आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे होगे, हम आपको ये बता देते हैं कि हम लोग कौन कौन सा सब्जेक्ट यूट्यूब के थ्रू फ्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स, सीए इंटरमीडिएट का एडवांस अकाउंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और सीए फाइनल का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम लोग YouTube पे फ्री में प्रोवाइड करते हैं, और रिमेनिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग अपने वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। हम लोग का वेबसाइट का नाम है एलिट सीए, जो कि आपको ऐसे गूगल पर भी मिल जाएगा, और या नहीं तो आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे हो उस अटेम्प्ट के 3 मंथ बिफोर आप YouTube पे सर्च कर लेना, एलिट सीए का YouTube चैनल पे आपको ये दिखेगा कि वहां पर एडवांस अकाउंट्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो या एफएम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो दोनों दिखेगा, और उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग के वेबसाइट का लिंक दिखेगा, जिस पर रिमेनिंग जो सब्जेक्ट है, अगर आप सीए इंटरमीडिएट दे रहे हो तो जो सीए इंटरमीडिएट का एडवांस अकाउंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अलावा रिमेनिंग सब्जेक्ट है उसका इंपॉर्टेंट आपको हमारे वेबसाइट पर दिखेगा, जो कि थोड़ा बहुत चार्जेबल रहेगा, और वो भी गारंटीड है, और उसमें भी आपको 80% तक एग्जाम में मैच होता हुआ दिखेगा। सभी सब्जेक्ट में, लॉ में थोड़ा ज्यादा मैच करता है,
अगर सीए फाइनल में आपके फैमिली में कोई है जान पहचान में, तो उनको एफआर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो यूट्यूब पर दिखेगा और रिमेनिंग जो सब्जेक्ट है वो हमारे वेबसाइट पर दिखेगा। गारंटीड है, हाईली एनालाइज्ड एंड गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स फ्री में है। रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल हमारे वेबसाइट पर आपको दिखेगा। इसमें 80% के मैच होने का गारंटी है। आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे होंगे, कभी भी उस अटेम्प्ट के 3 मंथ बिफोर आपको हमारे YouTube चैनल पे फ्री सब्जेक्ट, जिसको अभी हम यहां पे टिक किए हैं, और जो चार्जेबल सब्जेक्ट है वो हमारे वेबसाइट पर आपको दिखेगा। अब आगे हम आपको बताते हैं कि अगर आपकी फैमिली में कोई सीएमए कर रहे होंगे, तो सीएमए का फाउंडेशन जो है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में अकाउंट्स यूट्यूब पर फ्री में जाता है। रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है, जिसका लिंक आपको उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखेगा। जो यूट्यूब पर है वीडियो, उसी के डिस्क्रिप्शन में दिखेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो। आप बोलोगे कि यूट्यूब पर अगर चैनल नहीं ठीक से ढूंढ पाए हम, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो एग्जैक्टली नहीं ढूंढ पाए, तो आपको इस नंबर पर 9007746507 पर मेरे को व्हाट्सएप या कॉल कर लेना। कोई भी जो आपका मन करे, आप अपना भाई समझ करके कि हम ये भैया से बात करते हैं, जो आपको जब तक आप वो डिग्री अचीव नहीं कर लेते हो तब तक आपके लाइफ में एक मेंटर का मतलब जो होता है रोल, वो हम लोग प्ले करेंगे, और हम लोग आपको तब तक साथ देंगे जब तक आप वो डिग्री अचीव नहीं कर लेते हो। अगर आप सीए कर रहे हो तो सीए अचीव नहीं कर लेते हो, या सीएमए या सीएस कर रहे हो तो जब तक वो अचीव नहीं कर लेते हो। हम लोग का गाइडेंस और डाउट सॉल्विंग, मेंटरशिप, ये सब पूरा फ्री है। तो आप किसी भी टाइम इस नंबर पर मुझे कॉल या व्हाट्सएप करके अपना डाउट पूछ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट मैच करेगा, या कैसे यूट्यूब से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढे, या वेबसाइट से आपको लेना है तो कैसे बाय करें, क्या अश्योरेंस है, एवरीथिंग आप इस नंबर पर मेरे से कॉल या व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो। और ये दूसरा नंबर है, कृष्णा मैम का नंबर है 8017506379 पर। आप एनी टाइम जब कभी भी अटेम्प्ट दोगे उसके पहले, या जब तक आप सीए बन नहीं जाते हो, सीए से रिलेटेड या सीएमए से रिलेटेड या सीएस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगा, आप हम लोगों को कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। जो सीएमए इंटर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ये दोनों फ्री है यूट्यूब चैनल पर। रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है, जो आपको हमारे वेबसाइट से बाई करना है। हम लोग के वेबसाइट का नाम आपको पता ही है, एलिट सीए है। ओके, ये हम लोग के चैनल का नाम है। और ये जो सीएमए फाइनल है, सीएमए फाइनल का एसएफएम और सीएफआर, ये 2 सब्जेक्ट फ्री में देते हैं, और रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है। आपके फैमिली में अगर कोई सीएमए कर रहे होंगे, तो आप उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीएमए के लिए रेकमेंड करना, जो कि गारंटीड है एग्जाम में इतना मैच करेगा कि वो पूरा खुशी से आपको भी 1000 बार थैंक यू बोलेंगे, और हम लोगों को भी 1000 बार थैंक यू बोलेंगे, बिकॉज उनका करियर ही पूरा बदल जाएगा। वो अगले स्टेप में चले जाएंगे। अगर वो अटके होंगे सीए इंटर में, तो फाइनल में चले जाएंगे, और फाइनल में होंगे तो वो मतलब जो सीएमए है वो बन जाएंगे। उसके बाद उनका सक्सेसफुल करियर शुरू हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग का सीएस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जेआईजीएल और सीएमएसएल, ये 2 फ्री है। रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है। जो सीएस प्रोफेशनल है, इसमें जो है वो ईएसजी सब्जेक्ट फ्री है, और रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल। ओके, एक और बात आपको बता दें कि हम लोग क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं। सीएस एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल का तो हम आपको बता दिए। जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है वो भी आपको वेबसाइट पर मिलेगा, वो भी गारंटीड है एग्जाम के एंगल से। ओके, कोई डाउट होगा तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हो। जो क्लासेस के बारे में आपको बता रहे थे, हम लोग सीए, सीएस, सीएमए, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल सभी का क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। आपको जिसका भी क्लासेस चाहिए होगा, उसका आपको हम लोग के वेबसाइट पर अगर आप डायरेक्ट जाओगे तो थोड़ा सा आपको प्राइस ज्यादा दिखेगा। वो आपको अभी जो है वहां पर वेबसाइट पर थोड़ा ज्यादा प्राइस दिखेगा। आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में किसी भी सब्जेक्ट का क्लासेस लेने का सोचोगे, आप मेरे को या मैम को इस नंबर पर मैसेज करके कांटेक्ट कर लेना। हम लोग आपको एक कूपन कोड देंगे, उस कूपन कोड के थ्रू आप उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली जो है हम लोग के वेबसाइट पर बहुत सारा डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, और बहुत ही लोअर प्राइस पे। मतलब आप सोचे भी नहीं होगा, सपना में भी नहीं सोचोगे कि इतना लोअर प्राइस पर आपको वो सब्जेक्ट का क्लासेस जो है वो मिल जाएगा, जो कि आप जल्दी से जल्दी विद 100% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, विद 100% सम सोल्यूशन ऑफ आईसीएस स्टडी मटेरियल, एग्जाम के एंगल से कैसे आपको सम सॉल्व करना है, सारा कुछ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, सारा सम्स भी आपके कंट्रोल में है, और आपको कम प्राइस पर विद हाईली डिस्काउंट वाला प्राइस पर आपको मिल भी जा रहा है। ओके, तो आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करना है और आपको डिस्काउंट का कूपन ले लेना है। फिर वही क्लास जो आपको वेबसाइट पर अभी थोड़ा ज्यादा में दिखाएगा, वो आपके लिए बहुत कम हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक और चीज कि हम लोग टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, और उसका इवैल्यूएशन हम लोग 2 डेज के अंदर, 2 to 3 डेज के अंदर करके देते हैं, विद प्रॉपर रिमार्क, और कॉल पे गाइड करते हैं 24/7 कि कहां पे आपको अपने आप को इंप्रूव करना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज प्लस जो क्लासेस है, इस 3 चीज में किसी भी चीज के लिए अगर आपको होगा मतलब नीड होगा, और आप चाहते हो कि आपको एकदम एग्जैक्टली वही मिले जो इंस्टीट्यूट के एग्जाम को निकालने में सबसे बड़ा एक जो है वो रोल प्ले करें, एग्जैक्टली वही, आपको ज्यादा इधर उधर लेफ्ट राइट का बोल करके या ज्यादा आपको गुमराह ना करें, एग्जैक्टली वही करवाएं जिससे आप जल्दी से जल्दी इस जर्नी को कंप्लीट करो, तो आप इस तीनों के लिए हम लोगों को कॉन्टैक्ट करोगे और हम लोग आपका पूरा साथ निभाएंगे। चलिए चलो फिर हम आपको अब आगे का जो क्लास ये है ना वीडियो है वो आपको करवाते हैं। ओके, रुको में आते हैं। 3 नंबर में बोल रहा है कि कोई लीगल झगड़ा चल रहा है, और वो जो है 15 लाख रिकवरेबल एज ऑन 31 मार्च 2001। ठीक है, और एक्चुअल में जो है वो इसका ओपिनियन अप्रैल में आया। ठीक है, तो इसका तो एग्जिस्टेंस था ना। बोल रहा देयर इज अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स शुड बी मेड। देखो मेरा बात सुनो कि देखो यहां पर इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कंटिजेंसी और इवेंट AS4 के हिसाब से हम इसको एडजस्टिंग इवेंट मानेंगे,
क्योंकि उसके पहले ही मुझे पता था कि मेरा जो है वहां पर एक केस चल रहा है और वो अप्रैल में कंफर्म हो गया, तो हम इस बात का पहले से प्रोविजन बना के चलेंगे कि क्योंकि ये एडजस्टिंग इवेंट है। समझ गए? प्रोविजन बनाना मतलब है कि हम देंगे जब तभी कैश को हटाएंगे, हम बैलेंस शीट में नहीं दिखा देंगे उस अमाउंट को, जब हारेंगे तभी दिखाएंगे, लेकिन उसके लिए पैसा पहले से जमा कर रहे हैं बिकॉज हम उसको एडजस्टिंग इवेंट मान रहे हैं। समझ में आया? हम थोड़ा गहराई में जाकर के बहुत डीप वाला मीनिंग बोले हैं। बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते जब तक पे नहीं करेंगे, हम उसके लिए पैसा अलग से जमा करने लगेंगे बिकॉज हम उसको एडजस्टिंग इवेंट मानते हैं। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर में क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि अप्रूवल देखो, बोल रहा है इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च यू कम अक्रॉस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन स्टेट रीजन हाउ वुड यू डील विद द फॉलोइंग सिचुएशन। बोल रहा है कंपनी इन्वेस्टेड 100 lakhs इन अप्रैल बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अरे ये कहां से होगा? वो तो मार्च के बाद किया है ना, मार्च के बाद इन्वेस्ट किया है, तो बोल रहा है इसको बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं क्या एज अ एडजस्टिंग इवेंट? बोलो हाँ या ना। बस इसको डिस्क्लोज कर दीजिए, ये एडजस्टिंग इवेंट नहीं हो सकता है। समझ गए? यही लिखा है ना। देख लो इन लोगों का आंसर क्या है। अनदर, हाँ हाँ हाँ, एसेट्स में नहीं दिखा सकते बिकॉज उस दिन तो कोई कंटिजेंसी था नहीं। ठीक है, डू नॉट अफेक्ट, इवेंट डज नॉट अफेक्ट द डिटर्मिनेशन ऑफ कंडीशन ऑफ अमाउंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5, इसमें बोल रहा है कि ए लिमिटेड कंपनी क्लोज इट्स अकाउंटिंग ऑन इतना। देखो अब कोई कंपनी है जो अपना धंधा को जो है वो 30 जून 2001 को बंद किया। जैसे अमलगमेशन वाला पढ़े थे ना, वैसे लिक्विडेशन भी है। लिक्विडेशन का मतलब है कि तुम बहुत पहले से ये बोल रहे हो कि भाई हम अपने इस बिजनेस को बंद करेंगे और तुम सच में 30 जून को जाकर के बंद कर दिए। ठीक है, तो अगर इसका कंटिजेंसी एग्जिस्ट कर रहा था 31 मार्च को, ठीक है, कि देखो अच्छे से सुनो, 30 जून को तुम सच में धंधा बंद किए, 20 अगस्त को तुम्हारा बैलेंस शीट का अप्रूवल है। कंपनी वाज एंगेज्ड इन लाइंग पाइपलाइन फॉर एन ऑयल डीप बीनेथ अर्थ while doing the boring work on 1 September. It has rocky surface and estimated that would be extra cost to tune इतना. You are required to state with the reason how events should be dealt in the financial statement of इतना. देखो ये लोग इसको क्या माना है, ये लोग इसको माना है, बोल रहा है contingency define the balance sheet that significant event both favorable and unfavorable the occur between the balance sheet date and the date on which the financial statement are approved by the board of director. In the case the given case discussed in light of the above mentioned requirement, in the given case incidents the expected push up cost become event after the date of balance sheet date. इसको after date of balance sheet date बोलेंगे because उस दिन का कोई डेट ही नहीं बताया, उसका कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं बताया कि 30 मार्च को कोई एग्जिस्ट कर रहा है। तुम्हारी तबियत खराब है? बोलो, थोड़ा सा बोलो, सर घूम रहा है। अच्छा, रात में थोड़ा लेट सोते हो या कम सोते हो, इस तरह का चीज़ से ही कमजोरी होता है। ऐसा है तो ध्यान दो, इस उम्र में तुम लोग पहाड़ तोड़ दोगे, इतना एनर्जी रहेगा। ठीक है, खाओ पियो, एनर्जी वाला सामान सब खाओ, पौष्टिक सामान सब, इसीलिए सर घूम रहा है मेरे ख्याल से। ठीक है, इसको बंद कर दें, ठीक है ना। सुनो, बोल रहा है वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट, जब हम फाइनल अकाउंट बना रहे थे 31 मार्च 2001 का, एक कंपनी का प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो है 5% ऑफ टोटल रिसीवेबल लगा। इन लास्ट वीक ऑफ फरवरी में मेरे को ऐसा लग गया था कि 2 लाख रुपया एक आदमी का बहुत बड़ा लॉस हो गया अर्थक्वेक में। मान लो मेरे यहाँ अर्थक्वेक होगा तो हम उसको नॉन एडजस्टिंग मानेंगे ना, क्योंकि मेरे पास मार्च के बाद हुआ है। लेकिन किसी के पास अगर मार्च के पहले ही अर्थक्वेक आ गया है और वो मेरा डेटर है तो मुझे नहीं भी तो पैसा दे सकता है। समझ गए? तो इस बात का एग्जिस्टिंग तो है, इसको बोलेंगे ये है। बोले अर्थक्वेक टेकन 31 मार्च इतना, दिस वुड बी हैव बीन ट्रीटेड एज नॉन एडजस्टिंग इवेंट ओनली डिस्क्लोजर। अच्छा, नॉन एडजस्टिंग क्यों बोला? रुको तो मुझे पढ़ने दो। ये लोग बोल रहा है कि so the provision for bad debts amounting to इतना should be made to cover loss arising due to insolvency of final account on इतना। ठीक है, it becomes earthquake took place before the balance sheet date। हाँ ठीक है, तो इस बात का तो एडजस्टिंग इवेंट बनेगा ना, एडजस्टिंग इवेंट बनेगा कि भैया कोई मेरा डेटर है जिसके पास जो है अर्थक्वेक आया है। हाँ, यहां पर बोला है कि 31 मार्च के बाद अगर बैलेंस, देखो यहां पर दोनों आंसर बोला उसके पहले अर्थक्वेक आ गया इसीलिए इसको कंसीडर कर लेंगे, ये एडजस्टिंग इवेंट है। और अगर उसके बाद 31 मार्च के बाद, नीचे में दूसरा आंसर भी बता दिया कि 31 मार्च के बाद अगर अर्थक्वेक आता तब इसको नॉन एडजस्टिंग इवेंट बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोल रहे वाई लिमिटेड हैड डेब्ट एंड हैज अ डाउट ओवर रिकवरेबिलिटी ऑफ सम ऑफ द बुक डेब्ट। बोल रहे हैं कि वाई लिमिटेड का मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा कर्जा पे पड़ा हुआ है और उसको इस बात का डाउट है कि लोग उसका पैसा देंगे भी कि नहीं। अमाउंट दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड इज नॉट क्वांटिफिएबल, लेकिन वो बता नहीं पा रहा है कि कितना रुपया उसका मार्केट से नहीं मिल सकता है। वो उसको बोले अमाउंट में, बोलिए भैया कितने रुपए का आप क्रेडिट में बेचें, तो वो वाला 50 लाख। बोले कितना तक रुपया नहीं भी मिल सकता आपको, बोला ये तो नहीं बता पा रहे, लेकिन उसको डाउट है कि कुछ पैसा नहीं भी मिल सकता है। ठीक है, दस वाई लिमिटेड इज ऑफ द ओपिनियन दैट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स शुड नॉट बी क्रिएटेड। तो वाई बोल रहा है चलो किस बात का क्या ही प्रोविजन बनाएंगे, मुझे डाउट है, मुझे नहीं मिल सकता है। तो तुमको बोल रहा है आप मुझे बताइए कि क्या वाई लिमिटेड सही कर रहा है। तो आप बोलोगे बेस्ड ऑन द अबव, जो AS4 का पूरा लाइन है वो दे देना कि जहां पर आपको लाइकली टू बी बोल्ड जो किया हुआ वो रटना पड़ेगा। AS4 बोल रहा है कंटिजेंसी इवेंट ऑकरिंग, ये तो AS4 का पूरा नाम है, जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है वो AS4 का पूरा नाम है इतना बड़ा। ठीक है,
if it is likely that contingency will result in a loss to an entity then it should be create provision for the contingency on the estimated basis। यानी जब आपको ये लग रहा है कि फ्यूचर में लॉस हो सकता है तो आप इसका प्रोविजन बना लीजिए। आप ये देख सकते हैं कि 5% का हो सकता है या 5 से 50% के बीच में हो सकता है, तो कंटिजेंसी करिए। 50% से ज्यादा है तो प्रोविजन बनाइए, लेकिन बनाइए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी लोग, आगे बढ़ते हैं। और ये जो है ना, आप जब आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 में जब आप आओगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 50 लाख का जो है हम बिल्डिंग जो है वो बेचे हैं बी को, ठीक है, बी को बेचे हैं और 50 लाख में बेचे हैं, और द बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 30 लाख था 31 मार्च को। द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज जो है पेंडिंग है, हैज नॉट रिकॉर्डेड सेल डाउन द, अरे इसको रिकॉर्ड क्यों नहीं किया, हम तो उसके पहले ही बेच दिए है ना बच्चा। उसका देखो इसका आंसर क्या है, इसका बोल रहा है बिल्डिंग शुड बी डी रिकॉग्नाइज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा पढ़ते हैं, लीगल राइट इंटरेस्ट प्रॉपर्टी ट्रांसफर थ्रू द लीगल इज नॉट ट्रांसफर। अच्छा देखो हम किसी को बेच दिए हैं बिल्डिंग, अच्छे से सुनो, बिल्डिंग बेच दिए हैं लेकिन उसका सारा डॉक्यूमेंटेशन जो है, हम तुमको पहले क्या बोले, अग्रीमेंट इस बात का पहले ही बन जाना चाहिए कि हम बिल्डिंग फलाने को बेच रहे हैं। भले ही सच में आप उसको लिख रहे हैं, उसको उसका ओनरशिप दे रहे हैं, ये सब 31 मार्च के बाद हो, या तो अग्रीमेंट हो जाना चाहिए या तो आप उसके नाम पे लिख दीजिए, आप खाली करिए उसके बाद। मान लो कोई मेरा रूम है और हम तुमको बेचेंगे, तो हम 28 मार्च को ही तुम्हारे साथ सारा पेपर बना लिए, या तो अग्रीमेंट बना लिए कि हम तुमको बेचेंगे, इस बात को हम शपथ खाते, हम कसम खाते कि तुम्ही को बेचेंगे, और या नहीं तो हम सच में तुमको बेच दिया, हम तुमको बोले अभी 1 महीना लगेगा मुझे घर खाली करने में। तो इस दोनों केस में हम उसको एडजस्टिंग इवेंट मानेंगे। लेकिन इस केस में जो है क्वेश्चन में बोल रहा है कि हम पहले बेच तो दिए लेकिन हम उसका लीगल फॉर्मेलिटी अगले महीना में किए, तो भैया लीगल फॉर्मेलिटी ही मेन है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। ये कॉम्पिटिटर वाला तो तुमको पता ही है कि हम, मेरे को एक राज नाम का एक कॉम्पिटिटर है, इंस्टीट्यूट का ये फेवरेट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटर है जो 10 लाख रुपए के लिए मेरे देखो राज नाम का कॉम्पिटिटर है, वाज स्यूड बाय द कॉम्पिटिटर ऑफ 15 लाख फॉर इंफ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ द कंपनीज लीगल काउंसिल। राज नाम का एक मेरा आदमी है जिसने मेरे ऊपर केस किया उसके लीगल एडवाइजर के कहने के ऊपर में कि 15 लाख हम आपसे पाएंगे, आप मेरा ट्रेडमार्क का इंफ्रिंजमेंट किए हैं, ठीक है। प्रोवाइडेड फॉर अ सम ऑफ 10 लाख इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002। और 18 मई को कोर्ट डिसाइड किया कि नहीं भैया आप तो बहुत गलत किए हैं, आप उसको 14 लाख रुपया दे ही दीजिए, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द मैनेजमेंट 30। अब मेरा बात सुनो, अच्छे से सुनो, अप्रूव्ड हुआ 30 मई को। देखो मेरा बात सुनो, राज नाम का, मान लो तुम्हारा नाम राज है, तो मेरे ऊपर केस किया कि हम आपसे 15 लाख रुपया पाएंगे, आप मेरा ये लॉस कर दिए, आप मेरा ये कॉपीराइट यूज कर लिए, तो तुम मेरे को 15 लाख रुपया मांगे, ये तुम मांगे मेरे से बैलेंस शीट डेट के पहले ही मांग लिए, 31 मार्च के पहले ही मांग लिए, तो ये तो मुझे पता चल गया मेरा तुम्हारे साथ झगड़ा चल रहा है। तो हम क्या किए ना, तुमको 10 लाख देकर तुम्हारा मुंह बंद करने का कोशिश किए, तुम चुप नहीं हुए, ठीक है। अब 10 लाख रुपए तो तुमको हम दे दिए, अब कोर्ट में झगड़ा चल रहा है और ये कोर्ट ये डिसीजन दिया 18 मई को दिया डिसीजन कि आपको 14 लाख रुपए देना पड़ेगा, तो रिमेनिंग 4 लाख तो मुझे तुमको देना पड़ेगा ना अब, ठीक है। और बैलेंस शीट अप्रूव 18 मई के बाद हुआ है, 31 क्या नाम है, कब हुआ है, 31 मई को हुआ है ना, बैलेंस शीट अप्रूवल हुआ है, प्रिपेयर मैनेजमेंट बैलेंस शीट हुआ है 30 मई को हुआ है, 30 मई को हुआ है, तो 30 मई को अगर हुआ है तो उसके पहले ही तो कोर्ट डिसीजन दे दिया ना, तो 4 लाख का मुझे और प्रोविजन बनाना पड़ेगा। इन लोग का आंसर देखते हैं, इन लोग का आंसर वही है कि भैया देखिए लास्ट में आप प्रोविजन को 4 लाख से और बढ़ा दीजिए, अपवर्ड कर दीजिए प्रोविजन को, क्योंकि इसका कंटिजेंसी 31 मार्च को एग्जिस्ट कर रहा था कि आपका उसके बीच में केस चल रहा है, भले ही आप 10 लाख रुपया पैसा जमा किए साइड से, लेकिन कंटिजेंसी तो था कि आपसे वो 15 मांग रही है, आप 10 ही दिए, आपको तो पता था कि 15 मांग रही है वो, तो अब आप जब सच में कंफर्म हो गया तो 4 का और प्रोविजन बना लीजिए, समझ गए। ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन है। चलो इसी बात पर तुम्हारा ये तो खत्म हो गया, अब हम तुम लोग को जो है वो AS5 करवाते हैं जल्दी से।